सर भाई अपना मुझे बैकग्राउंड बता दें कि आप कहाँ से हैं और आपने क्या डिग्री की हुई है। मैं अभी सिंपल एमबीबीएस मैंने अभी क्या ऐसी मोटिवेशन थी कि आपने जर्मनी को चूज़ किया? क्योंकि अगर हम देखें ज़्यादातर डॉक्टर या तो हमें यूएस जाने को मतलब नज़र आता है कि वो यूएस जा रहे हैं, उसको बिल्कुल। प्रेफर करते हैं। अब जितने भी जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि पाकिस्तान की डॉक्टर्स की डिग्रीज यहाँ पर एक्सेप्टेबल है? क्योंकि जिस तरह आईटी की डिग्री है वो पाकिस्तान से या इंडिया से है, वो यहाँ पर तो एक्सेप्टेबल हैं, लोग फील्ड्स के अंदर काम भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर की भी यहाँ पर, अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक बंदे को लाइसेंस मिल गया, ठीक है, उसने जॉब शॉप स्टार्ट कर ली है, तो आपको क्या लगता है कि एक फ्रेश डॉक्टर की, आई मीन डेफिनेटली उसका पाकिस्तान में कुछ एक्सपीरियंस होगा 2-4 साल का, लेकिन उसको क्या प्राइस ब्रैकेट के अंदर सैलरी ऑफर हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आसिफ राना और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, जर्मनी आने के लिए तो आईटी लोगों के लिए बहुत सारे पाथवेज हैं, बहुत सारे मास्टर्स हैं, लेकिन जितने भी डॉक्टर्स हैं वो जब जर्मनी आना चाहते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर उस तरह से नहीं मिलती जर्मनी के बारे में जिस दिल से वो ढूंढ रहे होते हैं या जिस जद्दोजहद से वो आना चाहते हैं यूरोप के अंदर, जर्मनी के अंदर। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असद, जिनसे हम ये सारा पाथवे, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। असद भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप बड़ी कैसे हैं? मुश्किल से जो है ना मैंने आपको पकड़ा है। अच्छा, सबसे पहले ना असद भाई अपना मुझे बैकग्राउंड बता दें कि आप कहाँ से हैं और आपने क्या डिग्री की हुई है। मैं अभी सिंपल एमबीबीएस हूँ। मैंने अभी रेजिडेंसी नहीं की किसी ठीक भी है। कंट्री में, और बेसिकली मैं पाकिस्तान से ही हूँ। पाकिस्तान कहाँ से हैं? पाकिस्तान में सेंट्रल पंजाब लिया से। ठीक है। और अभी मेरी फैमिली बाकी जो है वो लाहौर लाहौर में है मोस्टली। लाहौर में, सही, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या ऐसी मोटिवेशन थी कि आपने जर्मनी को चूज़ किया? क्योंकि अगर हम देखें ज़्यादातर डॉक्टर या तो हमें यूएस जाने को मतलब नज़र आता है कि वो यूएस जा रहे हैं, उसको बिल्कुल। प्रेफर करते हैं। फिर जिनके पास थोड़े से पैसे कम हैं तो वो कहते हैं हम यूके चले हाँ, जाते यूके हैं, चले ठीक है, जाते हैं। और या फिर चाइना चले जाते हैं। तो इस तरह मतलब किसी कि ना किसी वो कंट्री जा रहे हैं, तो वाई यू चूज़ जर्मनी? जर्मनी का ये था कि क्योंकि यूएस का तो आपने बहुत पहले से प्लान करना होता है, ठीक है। जो कि मैंने मिस कर दिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे मेरा जो प्लान था वो यूके का ही था। और मैंने इंटरेस्टिंगली मैंने ओईटी अपना क्लियर किया, जो वहाँ की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मैंने प्लैब की बुकिंग भी कर ली थी। लेकिन उसमें फिर कुछ एक तो कुछ वहाँ पता चला, वहाँ पे जो जीएमसी रजिस्ट्रेशन में जो इश्यूज आते हैं, और वहाँ पे जो डॉक्टर की सैचुरेशन, प्लस मेरा थोड़ा क्लिनिकल गैप आ गया, जो कि मुझे फील हुआ कि लेटर ऑन मुझे रजिस्ट्रेशन में मुझे जो है वो काफ़ी इशू होगा। तो देन आई डिसाइडेड कि आई वुड स्टे इन जर्मनी, और मैं यहाँ का जो पाथवे टू मेडिकल लाइसेंसिंग है उसी को कैरी ऑन करता हूँ। तो आपने पाकिस्तान में भी कोई हाउस जॉब वगैरह की है या फुल टाइम डॉक्टर थे वहाँ हाँ पर? जी, क्या बिल्कुल। क्या आपने वहाँ पे किया? पाकिस्तान में मैंने आपको हाउस जॉब मैंने पाकिस्तान में की थी, और उसके बाद मैंने वहाँ पे जॉब वगैरह मैंने पाकिस्तान में की कितने कितना अर्सा आपने वहाँ पर जॉब की? थी। मैक्सिमम 1-2 साल 1-2 साल की की। होगी। अब जितने भी जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि एक डॉक्टर जर्मनी के अंदर मतलब उसका वीज़ा लग जाए? हम्म कुछ साल पहले तक तो ये काइंड ऑफ बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो मोस्टली डॉक्टर्स जो थे वो मास्टर्स प्रोग्राम्स पे या किसी और पाथवे के थ्रू आते थे। इसी वजह से जर्मनी में फॉरेन डॉक्टर्स अभी भी ना होने के बराबर हैं। मोस्टली आपको सीरियन जो रेफ्यूजी पाथवे के थ्रू आए थे वो मिलेंगे आपको, या टर्किश मिलेंगे, पाकिस्तानी, इंडियन वेरी रेयर। तो लेकिन अभी जो है क्वाइट रिसेंटली जर्मन गवर्नमेंट ने एक पाथवे स्टार्ट किया है। तो आप उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हो, तो उसके बाद आपको जो है स्पेसिफिक वीज़ा फॉर 1 ईयर, काइंड ऑफ स्टडी वीज़ा होता है, वो आपको इशू होता है, जिस पे की बेस पे आप जर्मनी में आ जाते हो। और बाकी का जो आपका लाइसेंस का पाथवे है वो फिर जर्मनी में आने के बाद आप कैरी ऑन करते हो। लेकिन अब उस 1 साल का तो वो वीज़ा मिल गया, यहाँ पर तो हम लैंग्वेज ही डिफरेंट बोलते हैं, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज चलती है बिल्कुल। और आपकी सारी जो डॉक्टर की स्टडी है वो मोस्टली इंग्लिश के अंदर है, सारी इंग्लिश के अंदर है। बिल्कुल। तो वो फिर गैप किस तरह से फिलअप करते हैं? वो गैप इस तरह से फिल करते हैं कि उसके लिए आपको, जब आप जर्मन जो डोइचे शप्राखे के अंदर जर्मन लैंग्वेज में आप B2 कर लेते हो, तो उसके बाद एक
medizinische Fachsprache उसको हम कहते हैं, जो कि स्पेसिफिक फॉर मेडिसिन वोकेबलरी होता है, वो आपको 5 मंथ का वो कोर्स करना पड़ता है। अच्छा। ताकि आपकी जो जितनी भी मेडिकल वोकेबलरी हाँ। और कम्युनिकेशन है वो आप जर्मन लैंग्वेज में कर दवाइयाँ सको। शवाइयाँ आप जर्मन में लिख के दे सको। मेडिसन से लेके जितनी भी आपकी एनीथिंग जो भी आप सारा ऑल डे समझ जो सको है, उसकी हाँ प्रॉब्लम को और फिर हाँ आगे बिल्कुल, जो आप प्रिस्क्रिप्शन को लिखो। पेशेंट जिस तरह से एक्सप्लेन करेगा, पेशेंट जो है वो आपको मेडिकल टर्म में तो अपनी जो है वो नहीं बताएगा। नहीं बताएगा, तो वो सारी आपने सीखनी है। फिर आपने जो मेडिसिन की वोकेबलरी है वो सारी आपने सीखनी है, तो उसके लिए फाक्शप्राक कोर्स होता है 5 मंथ का तो ये ऑलमोस्ट, वो आप करते हैं। B1 जो आप बता रहे हैं, B1 पाकिस्तान से करके भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या कर वीज़ा सकते हैं, अप्लाई कर सकते करके? हैं। वो आपका टाइम थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पे आके ज़्यादा, अब ऑब्वियसली आप यहाँ पे आएंगे तो अगर आप सिर्फ लैंग्वेज कर रहे हैं तो आपके लिए रहना थोड़ा मुश्किल होगा, आपके लिए 5 6 7 मंथ जितनी देर में आप लैंग्वेज करें, प्लस यहाँ पे लैंग्वेज एक्सपेंसिव है, आपने वो प्राइवेट ही करनी है। अच्छा, यहाँ पे पे आप फॉर इट वो नहीं, योरसेल्फ। आप हाँ, एडमिशन नहीं ले सकते गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज के लिए? लैंग्वेज के लिए नहीं। लैंग्वेज अच्छा। को स्पेशली जो इंटेंसिव लैंग्वेज कोर्सेज हैं वो कहीं पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलते। या गवर्नमेंट फंडेड कोर्सेज कहीं नहीं मिलेंगे। तो वो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पाकिस्तान में कर लो, वहाँ पे चीपर भी हैं, प्लस आप साथ में अपनी जॉब भी कर रहे होगे, ठीक है, आराम से वो आप B1 B2 करके उसके बाद जो फक्शप्रा कोर्स है वो आप यहाँ पे आके कर लें। और अगर मतलब हाँ, इस तरह से तो आपके काफ़ी पैसे भी बच जाते हैं। जैसे यहाँ पर बिल्कुल। जो इंटेंसिव कोर्स है वो 400 और यूरो तक का है मेरे ख्याल से, 400 है ना? 450 तक फिर अराउंड, उसका हाँ। एग्ज़ाम भी फिर 150 यूरो एग्ज़ाम, का हाँ है, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। 600 यूरो आप सेव कर हाँ सकते हैं हाँ, अगर प्लस आप। आपकी लिविंग कॉस्ट, ऑब्वियसली हाँ। लिविंग कॉस्ट, अगर आप यहाँ पे विदाउट जॉब यहाँ पे आए हो तो आपके लिए लिविंग कॉस्ट अफोर्ड करना भी इशू होगा। लेकिन इसके लिए तो बंदे को पहले क्लियर होना चाहिए कि यार मैंने जर्मनी ही जाना है और वहाँ जाके करना है डेफिनेटली ना? तो डेफिनेटली। फिर वो फिर कॉस्ट सेविंग के थ्रू वो फिर कर सकता हाँ है। बिल्कुल। सही है। और अगर हम इस पूरे लैंग्वेज कोर्स को A1 से लेके फाक्सप्राक कोर्स तक, इस पूरे कोर्स टाइम फ्रेम के अंदर हम लमसम करें तो कितना टाइम लगता है और कितना पैसा लगता है? पैसा अब मुझे तो यहाँ का पता है, जो हाँ, लैंग्वेज यहाँ के कोर्सेज हैं हिसाब जो से आप अभी बता दें। हमें बात की, वो एक जो लैंग्वेज कोर्स है लाइक एग्जैक्ट B1 जो है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 800 ओए होए। 900 यूरोस, ओके। B1 जो इंटेंसिव कोर्स है। ठीक है। और B2, और अगर आपने A1 भी नहीं किया, उसका भी इंटेंसिव लेते हो, हाँ, तो आपका सिर्फ B2 तक जाते जाते आपके तकरीबन 3000 यूरोस लगेंगे। 2500 से 3000 यूरो तीन तक लग हजार सकता है, यूरो तक लग मतलब गए, प्लस लग माइनस भी हो जाएंगे, सकता है। हाँ बिल्कुल। और ये जो फाक्सप्राक कोर्स है इसके क्या प्राइस फाक्शप्रा होंगे? कोर्स ये है कि ये फुली गवर्नमेंट फंडेड है, अच्छा। तो ये सारा आपका जो कोर्स है वो फुली फंडेड होगा। उसके बाद जो इस एग्ज़ाम की फ़ी है वो आप खुद पे करोगे, और बाद में वो आपको मतलब आप कह रिम्बर्स रहे हो हैं ये जाएगी। डॉक्टर की डिग्री, ये B2 की डिग्री जाकर आप सबमिट करवाएं अपनी एप्लीकेशन, बिल्कुल। और फाक्सप्राक का वो एडमिशन ले आपको लें, हाँ, वो आपको एक जो है बेशाइनिंग वाउचर जर्मन में दे कहते हैं, देंगे। वो बना देंगे। ठीक और है। वो जिन जिन स्कूल्स में एक्सेप्टेबल होता है, एक्सेप्टेड होता है, वहाँ पे जाके सबमिट करवाएंगे और आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। मुझे अब ये बताएं कि पाकिस्तान की डॉक्टर्स की डिग्रीज यहाँ पर एक्सेप्टेबल है? क्योंकि जिस तरह IT की डिग्री है वो पाकिस्तान से या इंडिया से है, वो यहाँ पर तो एक्सेप्टेबल हैं, लोग बिल्कुल फील्ड्स के अंदर बिल्कुल काम भी कर बिल्कुल। रहे हैं। तो डॉक्टर की भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेड नहीं? है, एक्सेप्टेबल, ये जो डिग्री एक्सेप्टेड होना है, इसके दो मीनिंग्स होते हैं। एक्सेप्टेड का मतलब होता है कि एक तो कि बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है, कि आप जैसे कि आप कुछ भी किसी प्रोग्राम में स्टडी किया है तो आपकी एक्सेप्टेड ही नहीं है। दूसरा होता है डिग्री की इक्वलेंसी। अच्छा। एक्सेप्टेड है, बिल्कुल एक्सेप्टेड है, लेकिन इक्वलेंसी नहीं है। ठीक है। ठीक है। उसमें कुछ करिकुलम की कुछ हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जो पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है हाँ, या मतलब यहाँ पे कोर्सेज है। कुछ ऊपर नीचे हैं। और कुछ दौरानिए का, पाकिस्तान में 5 ईयर लिखा होता है, यहाँ पे 6 ईयर है जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है, तो वो इक्वलेंसी का थोड़ा सा एक मसला आता है, लेकिन डिग्री डेफिनेटली एक्सेप्टेड है। ठीक है। और इक्विवेलेंसी अगर चेक करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल किसी ने इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से किया है या किसी और कराची से किसी मेडिकल कॉलेज से किया, तो वो कैसे इक्विवेलेंसी चेक कर सकते हैं? यहाँ उसे डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे, ऑनलाइन सबमिट करवाने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा? हाँ, ऑनलाइन आप सबमिट करवाते हो,
तो वो शुरू में आपको कुछ नहीं बताएंगे, वो शुरू में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। ठीक है। वो शुरू में ही आपको सब कुछ नहीं बता देंगे। शुरू में वो आपको, जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाएंगे तो वो आपको स्टार्ट में एक तो लिस्ट देंगे कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमें जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड चाहिए हैं। अच्छा। ठीक है, वो वेबसाइट पे वैसे भी लिखे हुए हैं, अगर आप पहले से हम्म। ट्रांसलेट करवा लें तो वो भी आपने ट्रांसलेट करवाने हैं। सही है। ठीक है, आपकी डिग्री हो गई, आपके क्यूरिकुलम हो गया, आपके सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग, आपका रिकमेंडेशन लेटर्स, ईच एंड एवरीथिंग सारा आपने कुछ जैसा मतलब एक जर्मन, सीवी के साथ लिखा होता है। बिल्कुल, हाँ। आपने सारा ये जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना है। फिर उसके बाद जब आप फक्शप्राक कर लेते हैं तो उसके बाद द बोर्ड विल डिसाइड कि आपकी डिग्री इक्विवेलेंट है हम्म। या नहीं, और अगर इन केस नहीं है तो फिर आपको एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ता है। जर्मनी में उसको कैंटनीज प्रूफिंग ओके। कहते हैं, वो आपने देना होता है। और इसकी भी कोई कॉस्ट है या इसकी भी कोई क्लासेस हैं? इसकी भी बिल्कुल प्रिपरेशन कोर्स इसका होता है। ओके। इसका तकरीबन 12 to 15 वीक्स का इसका प्रिपरेशन कोर्स है, हम्म। और इसकी फ़ीस भी है, लेकिन वो भी फंडेड है। इस सारे प्रोसेस में जो चीज़ फंडेड नहीं है वो मैं आपको B2 तक है। आपके B2 तक जो लैंग्वेज कोर्सेज हैं वो फंडेड नहीं है, इंटेंसिव लैंग्वेज कोर्सेज वो फंडेड नहीं है, और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन है वो फंडेड नहीं है, और इसमें जो है उसके अलावा आपकी सारी मतलब अगर कोई बंदा जर्मनी आ फंडेड गया हैं। और वो कहता है मैं इंटेंसिव कोर्स नहीं नॉर्मल कोर्स ले लेता हूँ, जो कि हाँ, जाहिर यहाँ बात पे है लंबे बम्प होते हैं, बम्प 6 के जो, महीने हाँ, 8 बम्प के महीने जो के होते हैं। लैंग्वेज कोर्सेज हाँ। होते तो हैं उसके अंदर वो मतलब वो फंडेड हो सकते हैं। वो फंडेड हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल, आगन फॉर आर्बाइट के थ्रू हाँ, वो लेकिन ये फंडेड है। देखना पड़ेगा क्योंकि जो मेरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके लिहाज से ये है कि गवर्नमेंट ने B1 तक के जो कोर्सेज है ना वो फंड करना बंद कर दिए, अब मजीद नहीं करें। एंड लेकिन लॉन्ग कोर्सेज भी, शॉर्ट हाँ, इंटेंसिव भी। इंटेंसिव का मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये व्यूवर्स आपको जो है ना वो खुद चेक करना पड़ेगा। अभी जो आज तक की, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक की ये इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने फंड करना बंद कर दिए हैं। ओके आप ओके, खुद सर्च कर लें। हाँ, ये मुझे भी तो हमारा आइडिया इसके नहीं ऊपर था। कन्फ्लिक्ट है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि अब आपने लाइसेंस की प्राइस भी फंडेड हो गई, वो भी आपने वो बता भी, दिया। हाँ, वो भी अब फंडेड है। लाइसेंस तक कितना टाइम लग जाता है? आपने A1 से शुरू किया है और लाइसेंस तक आप आ गए, ये टोटल टाइम फ्रेम कितना लगा आपको? आपने इंटेंसिव कोर्सेज लिए B2 ठीक तक, है। आई वुड से 1.5 ईयर। ठीक उसमें है, निकल गया। अगर आपका उसमें निकल गया फक्शप्राक कोर्स, अगर आपने साथ ही आइडियली स्टार्ट किया B2 के फ़ौरन बाद, जैसे ही आपका टेल्क या गोटे का एग्ज़ाम पास हुआ, आपने ठीक है। जो है आपने फक्शप्राक कोर्स स्टार्ट कर लिया, तो दैट विल टेक 5 मंथ्स। लेकिन फक्शप्राक जो प्रूफुंग है उसके साथ जो एक चीज़ है, वो आपको मेडिकल बोर्ड ने डेट देनी है, सही है। वो आप खुद बुक नहीं कर सकते। उन्होंने डेट देनी है कि आपको ये हम डेट दे रहे हैं, इस दिन आपका वो एग्ज़ाम 6 है। महीने बाद फॉर के दें एग्जांपल या 5 मंथ का वो कोर्स चला और छठे मंथ वो आपको मिल गया, आपका एग्ज़ाम पास हो गया, उसके बाद दे गिव यू 2 years, दे विल इशू बेरूफर लाउबनेस। ओके। ठीक है, उस बेरूफर लाउबनेस पे आप जर्मनी में जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं उसमें किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, किसी भी क्लिनिक में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और विद इन 2 years उन्होंने आपको परमानेंट लाइसेंस पे कन्वर्ट करना है। ठीक अगर है। आपकी डिग्री इक्वलेंस है, दे विल इशू अ वो लाइसेंस इशू फुल कर देगा। लाइसेंस। अगर आपकी डिग्री की इक्वलेंसी नहीं है जर्मन सिस्टम के तहत, तो फिर वो क्या करेंगे कि वो आपको कैंटनीज प्रूफिंग देना बताएंगे पड़ेगा। कि आपके, तो वो भी विद इन 2 year 2 आपने years देना होगा। है। तो वो विद इन 2 year यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंड कैंडीज तक। प्रूफिंग, आप वो 2 year हैं, वो तो इन केस के अगर आप एंड पे तक लेकर जाते हो, वरना अगर आप तो बिल्कुल उसी में ही हो जाएगा। 5-6 मंथ में, तो दैट्स 2.5-3 years मतलब का ये है ये एक प्रोसेस। कैंडिडेट की अपनी मर्जी है, अगर वो B1 पाकिस्तान से ही कर ले तो वो बिल्कुल अपना 1.5 साल सेव कर सकता है बिल्कुल सेव कर सकते और हैं, पैसे भी काफ़ी हद तक उसके हाँ, सेव हो बहुत सेव जाएंगे हो सकते हैं, अगर वो क्लियर है यूरोप आने के लिए। बिल्कुल। सही है। और लेकिन अगर वो यहाँ आके शुरू करता है तो वो 3.5-4 साल का पाथवे एक ये अलग से पाथवे वो। थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जो कुछ इसमें एक कह लें कि अच्छी चीज़ें हैं, वो यूनिक भी हैं, और एडवांटेज है उनका एज़ कम्पेयर टू यूके या यूएसए। यहाँ पे ये है कि एक तो कोई सेंट्रल सिस्टम या एग्ज़ाम नहीं है रेजिडेंसी पाथ में एंटर होने के लिए। ठीक। हर हॉस्पिटल या हर जो एक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर वो कंट्रोल करते हैं कि
उन्होंने किसको रेजिडेंसी में इंडक्शन देनी है या नहीं। अच्छा। तो फॉर एग्जांपल आप कहीं पे उन 2 ईयर्स में स्टार्ट करते हो, जो आपको जब फाक्शप्राक के बाद आपको 2 ईयर मिले परमानेंट लाइसेंस से पहले, आप किसी भी हॉस्पिटल में स्टार्ट करते हो, आपकी किसी डिपार्टमेंट में एक अच्छी नेटवर्किंग हो जाती है, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट रेजिडेंसी स्टार्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू यूएसए। जैसे कि डॉक्टर्स को सबको पता होगा कि वहाँ पे आपने गवर्नमेंट से कंट्रोल करती है मैच मेकिंग में, दे विल डिसाइड कि इस पर्सन ने किस स्पेसिफिक रेजिडेंसी और किस हॉस्पिटल में जाना है। यूके में भी इसी तरह का सिस्टम है और रेजिडेंसी लेना मुश्किल है। जर्मनी में रेजिडेंसी ये आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा जो स्टार्ट के जो हैं, लेकिन उसके बाद रेजिडेंसी लेना दैट्स वेरी इजी एज अच्छा, ये कम्पेयर थोड़ा टू एनी आसान अदर अल्फाज कंट्री। में बता दें जो बिल्कुल नए हैं, ये आप रेजिडेंसी किस रेजिडेंसी की बात कर रहे हैं? रेजिडेंसी से मुराद जैसे डॉक्टर्स ऑफ कोर्स ऑब्वियसली समझ रहा हूँ। डॉक्टर हाँ रिलेट कर पाएंगे, हाँ लेकिन जो लेट्स से हाँ कोई डीपीटी या हाँ कोई हाँ कुछ रेजिडेंसी से और है। मुराद जो आप स्पेशलाइजेशन अपनी स्टार्ट करते हो, मेडिसिन जो 6 ईयर की डिग्री है उसके बाद जो आप स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन करते इंटरनल मेडिसिन में, डर्मा में ठीक है। या पीडियाट्रिक्स में, किसी में जो आप स्टार्ट करते हो, तो वो जर्मनी में बहुत बहुत ईजी है। सही है। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक बंदे को लाइसेंस मिल गया, ठीक है, उसने जॉब शॉप स्टार्ट कर ली है, तो आपको क्या लगता है कि एक फ्रेश डॉक्टर की, आई मीन डेफिनेटली उसका पाकिस्तान में कुछ एक्सपीरियंस होगा 2-4 साल का, लेकिन उसको क्या प्राइस ब्रैकेट के अंदर सैलरी ऑफर हो सकती है? व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली डिपेंड करता है बट स्टिल। या डिपेंड ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स, लेकिन फिर भी जर्मनी में सैलरीज काफ़ी competitive हैं। आपको बिल्कुल एट द स्टार्टिंग फ्रॉम 3500 to 4000 विद बेसिक, टैक्सेस ना? या बेसिक्स। और उसके बाद जो आप जितना भी अगर आप ऑफ आवर्स में करते हो काम, तो वो जर्मनी में 150 परसेंट प्लस जो है आपको वो अच्छा, आपको मिलते हैं। तो वो आप यू कैन टच द फिगर ऑफ 5000 इजीली। वो उसको कर सकते हैं। और अगर कोई बंदा स्पेशलाइजेशन जिसने पहले ही की हुई है या यहाँ पर आकर कोई वो स्पेशलाइजेशन कर लेता है, तो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की जो है वो क्या आप समझते हैं कि एक सैलरी रेंज हो सकती है? वो तो बहुत बहुत हाई है। अंदाज़न। एक तो आपने जो कहा अगर पहले की हुई है तो वो हाँ, ये कि बाहर की जो स्पेशलाइजेशन है वो जर्मनी में एक्सेप्टेड नहीं नहीं है, चलेगी। नहीं अच्छा। चलेगी। पाकिस्तान से अगर आपने की है एंड मोस्ट ऑफ द कंट्री आपने कहीं की है, तो वो जर्मनी में एक्सेप्टेड सही है। नहीं है। अगर तो जर्मनी से ही चले हाँ, हम और मान अगर लेते हैं। आपने यहाँ पे की है तो देन उसके बाद तो जब आप फ़ाखार्स बन जाते हो ना, इसको जर्मनी में फ़ाखार्स बोलते हैं, तो देन यू कैन टच द फिगर ऑफ 8000 10,000 €10,000। अगर आप हॉस्पिटल में कर रहे हैं। और अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं तो फिर तो वो एज अ बिज़नेस रजिस्टर होगी, नॉट एज अ स्मॉल, एज अ बिज़नेस। तो उस पर तो कोई प्राइस ब्रैकेट नहीं है, वो आपके आप पेशेंट्स पे प्राइवेट और का उस पर मतलब कह डिपेंड रहे हैं ये करता है। जिस तरह हाउस आर्ट्स होते हैं जिस या तरह फिर से अपने अपने हाउस क्लिनिक आर्ट या छोड़े होते जिनके हैं? अपने क्लिनिक्स हैं, तो उसके ऊपर तो कोई ब्रैकेट, क्योंकि उसमें आप तो यू आर जस्ट अर्निंग एज अ बिजनेस। और डिपेंड करता दबा है, के फिर दबा आप के उसको फिर कहो कि आप ये थोड़ा पॉइंट आपका खराब आया, दोबारा आओ, ये वो चेक आपके करना है, जितने दोबारा आओ। इंश्योरेंस कार्ड्स एक दिन में जो हैं वो चेक आपके इन उसमें होंगे, एंटर हाँ। होंगे, तो वो आपके उसी हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू जो है आपके पैसे आते उसमें जाएंगे। पर पेशेंट आपके तो पैसे आते तो रहेंगे। ऐसा नहीं लगता कि जो डॉक्टर्स जॉब कर रहे हैं वो घाटे में, और जिनके बिजनेस है वो उसके अंदर वो हाँ ज़्यादा बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि लाइक एनी अदर जो है आप कह लें फील्ड के जो लोग जॉब कर रहे हैं वर्सेस जिनका बिजनेस है, दोनों में इसमें फ़र्क है। जस्ट ये है कि ये बिज़नेस को बाकी बिज़नेस इस तरह से थोड़े से हाई रिस्क होते हैं, ये हाई रिस्क हाई नहीं है। रिस्क नहीं है, आपने हाँ। अगर खोला है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये चलेगा ही चलेगा। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने मेहनत भी की है यार, मतलब हाँ पहले 6 साल आप पढ़ते हैं, टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, यहाँ के फिर लैंग्वेज हाँ और पता नहीं कौन कौन सी हाँ उसके बाद सर्टिफिकेशन, फिर ये और उसके बाद भी हाँ अगर आप वही ना हम मिले तो। अपने जो वहाँ मतलब अगर आप यही हाँ, अपनी एज से 5-10 साल भी छोटे, अब तो देख लो जो हाँ। आईटी जिन्होंने की हुई है, आप कहते हो कि हम क्या कर रहे हैं, वो बैठे जो है सही बात गोद है, में सही एक बात लैपटॉप रख के वो आपसे ज़्यादा है ना? अर्न कर रहे होते हैं। सही बात तो है। ये है कि हाँ, लेकिन अच्छा, आपको इसमें इस थोड़ा पूरे टाइम स्टेप के अंदर लगेगा। ऐसा तो खुद कभी लगा कि यार यहाँ पर मुझसे कोई गलती हुई, कोई ऐसा गलत स्टेप जो आपने ले लिया हो? हाँ, वो गलती मुझसे ये हुई कि जब मैं जर्नी आया था, हाँ, तो अगर मैं ये सारा प्रोसेस तभी से स्टार्ट कर लेता, ठीक है, हाँ।
ये कि वो, लेकिन इसमें भी मैं अब के हिसाब से अपना पास्ट देख रहा हूँ। ठीक है। आप मतलब फ्यूचर में गए, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, फिर आप जब उस आईने से पास्ट को देखते हो तो वो सही वो नहीं होती, क्योंकि उस वक्त आपको वो नॉलेज तो नहीं था। नहीं था, बिल्कुल। अब जैसे आज में भी अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो कि मुझे फ्यूचर में जाके मिस्टेक लगें, लेकिन वो क्यों लगेंगी, क्योंकि मैं फ्यूचर के लेंस से देख रहा हूँ। बिल्कुल। जब उसके रिजल्ट आ गया, बट इन एनी केस अगर आपके सवाल का जो जवाब यही बनता है कि मैं इवेंचुअली आई विल गो टू यूके, ठीक है, और मैं वहाँ पे जाके जो है प्लैब 1-2 करके उसके बाद वहाँ पे जाके मैं लाइसेंस लूँगा। तो अगर मैं वो ना करता तो मैं अभी यहाँ पे मतलब मेरी रेजिडेंसी जो है वो स्टार्ट हो चुकी होती। और तो कोई ये एक मिस्टेक है, लेकिन जब मैं आया था तब चीज़ें बहुत क्लियर नहीं थी। आई वाज न्यू हेयर, गाइडेंस नहीं थी उस गाइडेंस तरह कुछ से। नहीं था। ऑनलाइन भी देयर वर फ्यू फोरम्स, अब तो पूरी पूरी वेबसाइट्स खुली हुई हैं। ये 2-3 साल में हुआ है, अच्छा। तब ऐसा कुछ नहीं था। तब लेकिन तब आसान भी था, तब ये फ़ख्श प्राख नहीं था, और भी बहुत सारी चीज़ें इजी थी, लेकिन वही बात के गाइडेंस नॉलेज नहीं था। तो वो अब के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि दैट वाज अ मिस्टेक, जो है वो गोल क्लियर नहीं था। नॉन क्लिनिकल जॉब में मैं मतलब करता रहा अप्लाई, और मैं जॉब्स करता रहा। उसके अलावा मेरा एंड गोल यूके था, जो कि गलत था। अगर मैं यहीं पे ध्यान देता तो would have been a lot और better. कोई एक या दो ऐसी एडवाइसेस जो आप कहें कि यार ये वाले काम अगर आप कर लें तो आपका टाइम भी बच जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे, या आपको अच्छी जॉब मिल सकती है इससे? जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में, हाँ, या जर्मनी आप जर्मनी के डॉक्टर्स जो आना चाहते हैं उनके लिए। वही जो हमने पहले बात की कि अगर आप लैंग्वेज कोर्सेज एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट करें, तो इंटेंसिव कोर्सेज, लॉन्ग कोर्सेज मत लें, क्योंकि वो ठीक है। तो उस पर आपका वक्त बहुत ज़ाय होता है। इंटेंसिव कोर्सेज लें, और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स सारे जो जो उस पे हैं वो कंप्लीट करें। अब फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? अब आप जो है वो हाउस आर्ट्स बनना चाहते हैं यहाँ पर, या फिर किसी हॉस्पिटल में जाकर जॉब ही करेंगे? व्हाट डू यू ये कि प्रेफर? आपने पहले करना है हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पे ये है अच्छा। कि एज अगर आपने हाउस आर्ट्स भी करना है तो अनलाइक पाकिस्तान जैसे कि वहाँ पे आप अगर एमबीबीएस हो तो यू कैन बी अ जनरल फिजिशियन, लेकिन यहाँ पे जिसको हाउस आर्ट्स या जीपी कहते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर, उसके लिए भी आपको 4 ईयर की फैमिली मेडिसिन में रेजिडेंसी करनी होती है। ठीक है। वो आप डायरेक्ट उसके नहीं बाद जा नहीं कर सकते। सकते। तो वो आपने उसमें भी रेजिडेंसी के बाद ही आप वो कर सकते हो। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप यूके जाने की भी कोशिश कर रहे थे, ठीक है। जाहिर बात है आपने वहाँ की इन्फॉर्मेशन भी ली होगी, फिर यहाँ के आपने काफ़ी टेस्ट वगैरह भी पास कर लिए। अब जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं बिल्कुल। तो क्या देखते हैं कि कौन सा कंट्री ज़्यादा बेहतर है डॉक्टर्स के लिए? यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, इसलिए मैं जो मैंने बाकी लोगों से सुना है, या जो एक ऑनलाइन आप आपकी जो देख भी के उसके रिसर्च बाद रही जो है। आपका एक जनरल पर्सपेक्टिव बनता है किसी जगह से, या किसी उसे, तो मैं वही बता सकता हूँ। तो वो जो मेरे नॉलेज में वो ये कि यूके में अगर आप अप्लाई 1-2 और आपने जीएमसी रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोग बहुत इश्यूज आ रहे हैं, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद भी रेजिडेंसी में इंडक्शन यूके में लेना जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत टफ है लोगों के लिए, जो मैंने सुना है। और वहाँ पे एक सैचुरेशन बहुत है, क्योंकि पूरे इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ऑलमोस्ट अफ्रीका से, पूरे से डॉक्टर्स जो हैं वो यूके जा रहे हैं। और जो दूसरा उनका जो सिस्टम है एनएसए का, एनएसए सॉरी एनएचए, नेशनल हेल्थ, हाँ, जो उनका सिस्टम है वो काफ़ी एक ये कि ख़राब हुआ है। तो ये एक मैंने सुना है। तो बाकी ये कि दोनों कंट्रीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जर्मनी का जो एक मेन कह लें कि कॉन वो ये है कि वो लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है। जिन लोगों ने अभी स्टार्ट नहीं की लैंग्वेज, उनके लिए एक वो पूरा एक पहाड़ लगती है कि कहाँ हमने कंप्लीट न्यू लैंग्वेज हमने सीखनी है। तो बेशक टाइम दोनों में सेम लगे, लेकिन आपके लिए कंफर्ट रहता है कि वो एक आपका कंफर्ट जोन है यूके, ठीक है, बिल्कुल कि बिल्कुल। इंग्लिश में ही है,
ठीक है, और हमने वो एक कंफर्ट जोन है, ये है कि इट्स अ होल न्यू डिफरेंट टेरिटरी, आपने लैंग्वेज सीखनी है। लेकिन अगर कंपेयर करें तो आई वुड से कि जर्मनी इज़ अ लॉट बेटर पाथ टू रेजिडेंसी, बहुत इजी है, सैलरीज कंपेटिटिव हैं, डॉक्टर्स की कितना सैचुरेशन फ़र्क है नहीं है। सैलरीज में दोनों कंट्रीज़ की? यार अबाउट मे बी 1000-1500 तो होगा। 1000-1500 तो बहुत हाँ, कम है यार। अगर इतने डिफरेंस है, अगर इतना आपको इंग्लिश इससे, हाँ इससे इतना तो अब यूरोप, दोनों यूरोपियन आप, कंट्रीज ही हाँ हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जर्मनी के अंदर 35,000 से लेकर 40,000 तक इनिशियल एमबीबीएस डॉक्टर की जॉब शुरू हो जाती है 40,000 पर पर annum? एनम, यस। No, that's too low. Around 70 to 80,000. 70 to 80,000 एक एमबीबीएस नॉर्मल डॉक्टर की। MBBS नहीं होगे ना आप, हाँ बिल्कुल MBBS अगर आप रेजिडेंसी स्टार्ट हाँ, करते हो तो हाँ बिल्कुल तो उसके आपकी बाद। तो मेरे ख्याल से शायद यूके में इससे काफ़ी हद तक लो है, वहाँ पे 40-50 हाँ, है, फिर 40 यूके में तो लोग 1000-1500 आप दे, लेकिन चले में खैर भी, ये हाँ। आप लोग नाज़रीन कंफर्म कर सकते हैं कि अगर आपके कोई जानने वाले वहाँ पर हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लाजमी बताइएगा कि यूके के जो डॉक्टर्स हैं वो उनकी जो सैलरी रेंज है वो क्या हाँ है। उनकी, क्योंकि आप हर बंदे का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है हाँ कंट्री हाँ, का। अभी बहुत सारे होंगे जो यूके में भी बहुत अच्छी सैलरी सही है सही है। अर्न कर रहे हैं, बहुत सारे जर्मनी में भी होंगे जो कि कम सैलरीज पे कर रहे होंगे, बट हम एक एवरेज की बात कर रहे हैं तो एवरेज में आई थिंक इन माय ओपिनियन जर्मनी ठीक है। कुछ बेटर और है। अगर बैक कंट्री के साथ डॉक्टर्स का वर्क लाइफ बैलेंस जर्मनी के साथ कंपेयर करें तो कैसा है? हाँ, जर्मनी में वर्क लाइफ बैलेंस हर फील्ड में अच्छा है, इवन, लेकिन डॉक्टर्स का मैं इवन स्पेशली ये करने के बाद भी के जर्मनी में डॉक्टर्स कमी है, यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत कम है, फिर भी वर्क लाइफ बैलेंस डॉक्टर्स का हाई प्रायोरिटी पे है। और लेकिन उसके जो आप कह लें कि डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जब भी हॉस्पिटल में जाएं या कहीं पे तो आपको डॉक्टर्स नहीं मिलते, ठीक है, या आप इवन इमरजेंसी में भी जाते हैं तो आपको मतलब इतना हाई बजट, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो एक चीज़ की जो आपको जो कि सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, जो कि एक यहाँ पे एक जनरल जर्नी में डिस्कशन भी इस पे होती है बहुत हाई लेवल पे, और एक आम बंदे से लेके बहुत हाई लेवल, वो ये होती है कि जर्मनी में डॉक्टर्स नहीं हैं, ठीक है, और लोग जो डॉक्टर्स यहाँ पे काम भी कर रहे हैं वो भी अपनी जो है वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत हाई प्रायोरिटी पे रखते हैं, एक्स्ट्रा वर्क आवर्स और वो सब कुछ करना यहाँ पे इतना नॉर्मल नहीं है। सही सही। और अगर हम ये देखें कि एक डॉक्टर्स को एक साल के अंदर कितनी छुट्टियां देते हैं यहाँ पर? वही सेम जो कि 30 बाकी उनकी प्रोफेशन में, छुट्टियां हाँ होती हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन उसके साथ सिर्फ ये है कि बाकी जैसे प्रोफेशन में आप 30 इकट्ठी ले लेते हो, लेकिन इसमें ये होता है कि मोस्ट ऑफन अनलेस कोई एक्सेप्शनल केस हो, आपको नोबडी इन द हॉस्पिटल, आपके सुपरवाइज़र, आपके जो भी आपके प्रोफेसर, दे डोंट एक्सपेक्ट कि आप ये जो 30 छुट्टियाँ ये आप इकट्ठी लेंगे। अच्छा, नहीं, क्योंकि मतलब आप वीक वीक आप 2 वीक्स एक वीक 2 वीक्स फ्यू डेज इस तरह से आप उसको अराउंड द ईयर्स में डिवाइड करोगे। ज़बरदस्त। थैंक यू सो वेरी मच असद, बहुत शुक्रिया मैं कहता हूँ। आई होप कि नाज़रीन आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको अभी भी फ़ायदा नहीं हुआ तो नीचे मैं असद भाई की इंस्टाग्राम की लिंक दे रहा हूँ, आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं। और कोई आपका और आपको कोई भी, हाँ कोई जो स्पेसिफिक, असल में ये है कि ये बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन है जो भी मैंने वीडियो में दी है, तो हर बंदा जब वो स्टार्ट करता है या पाथवे तो उन्हें बहुत स्पेसिफिक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है एक चीज़ के रिलेटेड, और वो समटाइम आपको इंटरनेट से कहीं से भी नहीं मिल रही होती, वो आपको कोई बंदा जिसका एक्सपीरियंस होता है वही आपको, और वो भी फ्रेश एक्सपीरियंस हाँ होता है। फ्रेश एक्सपीरियंस। आपको कोई भी अब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, बंदा मैंने आपको ढूंढ दिया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी कि आप कितनी देर के अंदर जर्मनी आते हैं, क्योंकि हम तो डॉक्टर्स के पास जाके इनकी लैंग्वेज में नहीं बता सकते कि कहाँ पर क्या दर्द हो रहा है, तो हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बंदा आप लोग को गाइड करने के लिए बैठा है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट के अंदर अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दुआ करो कि यार रिकॉर्ड हो गया हो यार जे उड़ना हो यार ना